शहजाद साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे गालिबन आप, वो जो दिफा वाला पॉइंट मैंने पूछा था कि दिफा के लिए न्यूक्लियर वेपन ही जरूरी क्यों, दीगर डिफेंस के हथियार या मैकेनिज्म्स क्यों नहीं? मैं इस पे सिर्फ कहना चाह रहा हूँ, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है ना जो मसीमा साहब ने बताया कि खलीजी ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास एक न्यूक्लियर वेपन हो, लेकिन जो डिबेट है अब ये तो ऑब्वियसली हम कंक्लूसिव आंसर तो नहीं दे सकते। मेरे ख्याल से ईरान के पास भी नहीं है, वो भी ये सोच रहे हैं कि क्या करें, इस तरफ जाएं या ना बढ़े, वेपन की तरफ जाएं या ना जाएं, अपनी मईशत को स्ट्रॉन्ग करें जैसे बाकी मशरिक वस्ती में ममालिक ने किया। मैं इसमें एक कॉन्टेक्स्ट सिर्फ ये देना चाह रहा हूँ, बॉब वुडवर्ड की एक किताब आई थी पिछले साल आखिर में, आई थिंक अक्टूबर में। एक्चुअली ये डिस्कशन थी बिटवीन सेनेटर ग्राहम, लिंडसी ग्राहम एंड मोहम्मद बिन सलमान जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, उनके दरमियान थी। और इसका कॉन्टेक्स्ट ये था कि वो चाह रहे थे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात सऊदी अरब नॉर्मलाइज करे, जिसमें उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं है, गजा पे जो अटैक हुआ है उसके बाद इस वक्त जो सूरत है ये मुमकिन नहीं है कि इस तरह हो सके। तो फिर एक जगह पे जो है क्राउन प्रिंस ये कहते हैं कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो उस पर लिंडसी ग्राहम कहते हैं अगर आप ये करेंगे तो बड़ा खतरा होगा और दुनिया ये समझेगी कि आप बॉम्ब बना रहे हैं, तो आपको करने नहीं दिया जाएगा। तो उस पर वो कहते हैं आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई विल जस्ट बाय वन। ये क्राउन प्रिंस को कोट किया गया है बॉब वुडवर्ड की किताब में, यानी कि वो अपने आप को माशी तौर पे इतना स्ट्रांग बनाते हैं और वो कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है यूरेनियम हमें इकट्ठा करने की, हम किसी से बम खरीद लेंगे। ठीक है सलीम साफी साहब, आप भी कुछ ऐड करना चाह रहे थे और थोड़ा सा ये भी हमें बता दीजिएगा। भी यहाँ पर फतवे की बात हुई सर, उससे भी मुतालिक फतवे तो वैसे वापस लिया जा सकता है अगर जरूरत पड़े तो। देखिए एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ये तनाज़ा शुरू इससे हुआ था कि दुनिया ईरान से कह रही थी कि आप बम बना रहे हैं और ईरान ये कह रहा था कि नहीं हम बम नहीं बना रहे हैं, यही तनाज़ा था। और आखिर में उन्होंने इन दो ममालिक ने कहा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं और आप बना रहे हैं। और अभी जब ये जंग शुरू हुई तो उस दौरान ईरानी हुक्काम की तरफ से ये बात सामने आई कि ईरान में जौहरी एटम बम बनाने पे हमारे आयतुल्लाह का फतवा मौजूद है और उस फतवे के होते हुए उससे इनहराफ की ईरानी सोच भी नहीं सकते। तो ये चीज़ भी सामने रखनी चाहिए कि ख़ुद ईरान के आयतुल्लाह का फतवा भी उस हवाले से एक दलील है उनके लिए कि वो ना बनाए एटम बम। सर लेकिन अब इराक़ची साहब कह रहे हैं ना कि अब तो हम और पुरज़्म हो गए बनाने के लिए, क्योंकि हमें फील होता है कि हमारे दिफा के लिए ज़रूरी है। तो सर ये फतवा वापस लिया जा सकता है, ज़रा हमें गाइड करें क्या हिसाब किताब होता है सर? उसके लिए वो पुरअमन का लफ्ज लगाते हैं ना कि पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखेंगे। ठीक है अलीना, मैं इसमें को थोड़ा सा ऐड कर दूं। जी चीमा साहब। हाँ अलीना, ये मैं एक जरा थोड़ी सी एग्जांपल से ऐड करूंगा कि एक टाइम पे जब तालिबान का बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे थे ना, तो एक फॉरेन जर्नलिस्ट ने जनरल कियानी को पूछा कि आपको ज़्यादा तालिबान से खतरा है लेकिन आप अभी तक इंडिया सेंट्रिक हैं। तो जनरल कियानी ने एक बात की, उसने कहा कि इंडिया जो है ना वो उसमें कैपेबिलिटी है हमें को डैमेज करने की, तो इंटेंशन की क्या, इंटेंशन तो जो नीयत है रातों रात बदल सकती है। अब ये है कि जो ईरान वाले हैं वो चाह रहे हैं कि हम कैपेबल हो जाएं। सर बट मुझे इस सारी कॉन्वर्सेशन में ना इतनी दिलचस्प बात लगी कि अभी ये जो शहजाद साहब ने सारी ये लिंडसी ग्राहम और MBS के दरमियान में अकाउंट सुनाया, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो तो सारी दुनिया आपके लिए खुली, आप क्या नहीं कर सकते। लेकिन फ़खर साहब ये समझते हैं कि ये जो नई दुनिया है इसकी हाई है या इसमें न आपके लिए ज़रूरी हो गया, खासकर ईरान जैसे मुल्क के लिए, कि वो अपने जौहरी ताकत बने। फ़खर साहब अगर आप कुछ कंक्लूडिंग आर्गुमेंट देना चाहें काउंटर में तो। अलीना, आज एक इसराइली जर्नल से किसी ने सवाल पूछा कि क्या आप समझते हैं कि ईरान जो है वो मुत्तफिक हो जाएगा कोई न्यूक्लियर डील के हवाले से जिस तरह सदर ट्रंप कह रहे हैं? तो उस पर वो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया। वो कहते हैं कि ये ना हमें पता है ना सदर ट्रंप को पता है कि ईरान आखिर ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ के न्यूक्लियर डील के हवाले से कुछ करेगा भी या नहीं करेगा। हमने इनका 2020 में जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह किया, उसके बावजूद भी ये दोबारा से आ गए। तो बज़ाहिर ये लगता है कि ईरान किसी तौर के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ये अब उनकी वही बात है जो डिस्कशन हो भी रही है कि उन्होंने अपनी एक अना और बका के लिए ये एक उसको ज़रूरी समझ लिया है। बज़ाहिर यही लग रहा है कि ईरान अपना जो न्यूक्लियर का प्रोग्राम है वो उसको जारी रखेगा और किसी तौर के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ओके, अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग बन जाए तब भी आप समझते हैं कि पाकिस्तान को सूट करेगा नहीं करेगा ईरान का बनना हथियार हो। देखिए रीजन में तो कोई भी मुल्क इस टाइम नहीं चाह रहा कि ईरान न्यूक्लियर पावर के तौर के ऊपर सामने आए, लेकिन उसके बावजूद भी हर मुल्क की अपनी अपनी जो है वो अपनी ही स्ट्रेटेजिक। मैंने एक दफा साफी साहब से सवाल किया था बिकॉज वी रिजर्वेशंस हमेशा से पाकिस्तान की रही है ना, तो साफी साहब की इसके ऊपर बड़ी दिलचस्प राय रही है। साफी साहब समझते हैं कि कोई कबाहत नहीं है इसमें,
आप ऐड करना चाहेंगे कुछ साहब? जंग सिर्फ एटम बम से नहीं लड़ी जाती, बल्कि एटम बम से लड़ी नहीं जाती, वो तो सिर्फ एक डिटरेंस है। ईरान के इस जंग में जो साबित हुआ, तो एक चीज़ और भी साबित हुई कि ईरान का एयर डिफेंस वो ना होने के बराबर है। इसी तरह उनके जहाज़ों का फ्लीट जो है वो भी ना होने के बराबर है, और इसीलिए उनकी फ़िज़ाएं वो इजरायली तैयारों के लिए और अमेरिकी तैयारों के लिए बिल्कुल खुली पड़ी हुई थी। तो ईरान डिफेंस के लिहाज से भी अपने उन चीज़ों पे भी तवज्जो दे सकता है। पहले एटम बम से ज़्यादा ज़रूरी तो एयर डिफेंस है और फ़िज़ाइया है। सर एग्जैक्टली यही सारी की सारी डिबेट का मकसद था ना कि क्या ईरान को डिटरेंस के लिए जनरली अपनी वेल बीइंग के लिए एक न्यूक्लियर हथियार ही नागुज़ीर है, या फिर वो अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करे, कोई निगोसिएशन करे इसको बालाए ताक रख कर कि क्या उसके ऊपर हो सकता है या क्या प्रोग्रेस करना है उसने न्यूक्लियर वेपन को पाने के लिए, तो फिर उसके लिए ज़्यादा बेहतर